हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ डीएवी गुरु। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के साइंस के चैप्टर 3 जिसका टाइटल है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर डी और ई को सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, साथ ही साथ उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़े। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 7 के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सभी को हम सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। तो अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हैं और क्लास 7 में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम क्लास 7 का कोई वीडियो अपलोड करें। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और इस चैप्टर का चैप्टर स्टडी का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर डी से, जिसमें कि हमें बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हमें शॉर्ट में सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा गया है व्हाट आर एलिमेंट्स, तो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर कोई सब्सटेंस एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है डेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसको हम लोग एक लाइन में ऐसे आंसर कर सकते हैं। एलिमेंट्स का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, सोडियम हो गया। ये सब एलिमेंट का बहुत सारा एग्जांपल है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है। अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें पूछा गया है गिव द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन एंड क्लोरीन। आयरन का केमिकल सिंबल और क्लोरीन का केमिकल सिंबल हमें लिखना है। यहाँ पे जो आयरन और क्लोरीन है दोनों को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि दोनों सेम काइंड के एटम से मिलके बना होता है। और आयरन का सिंबल होता है आई और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। यहाँ पे Ci नहीं लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है। और इसको हम लोग ऐसे आंसर कर सकते हैं द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन इज I एंड क्लोरीन इज Cl। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन दोनों कंपाउंड का हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है, जिसमें कि पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम लोग Al2O3 लिखते हैं। और दूसरा है जिंक एसीटेट, इसको हम लोग लिखते हैं ZnC4H6O4। ऐसे करके हम लोग दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस गिवन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है इसको हम लोग समझे थे बेसिक से चैप्टर स्टडी वाले वीडियो में। तो अगर आपने चैप्टर स्टडी वाला वीडियो नहीं देखा है और आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको साइंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग एरो के दोनों साइड देखेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। और एक चीज़ और फैक्ट है कि जो जो एलिमेंट इस साइड प्रेजेंट होगा वही एलिमेंट इस साइड भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कैल्शियम दिख रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन दिख रहा है, उसके बाद हाइड्रोजन दिख रहा है और सबसे अंतिम में क्लोरीन दिख रहा है। उसके बाद इधर भी हमें वही सब चीज़ मिलेगा। सबसे पहले कैल्शियम, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन। अब हम लोग को देखना होगा कि सभी एलिमेंट्स के एटम की संख्या क्या है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, अब ब्रैकेट के बारे में 2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन जो होगा वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो टोटल 3 हाइड्रोजन्स हो जाएगा। और उसके बाद क्लोरीन सिर्फ अकेला है तो क्लोरीन 1 हो गया। उसी तरह से इधर भी हम लोग मैच करेंगे कि सभी एलिमेंट्स का संख्या क्या क्या है। सबसे पहले कैल्शियम देखते हैं तो 1 ही है इधर। उसके बाद क्लोरीन जो है वो 2 है तो क्लोरीन यहाँ पे 2 लिख देते हैं। हाइड्रोजन भी 2 है तो हाइड्रोजन 2 लिख देते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो सभी कंपाउंड्स के पहले एक कोफिशिएंट हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ तो जगह नहीं है तो उसके लिए हम लोग नीचे उस इक्वेशन को लिख लेते हैं CaOH2 प्लस HCl, उसके बाद फिर टेंस टू CaCl2 एंड प्लस H2O। अब हमारे पास सफिशिएंट प्लेस है कोफिशिएंट लिखने के लिए। स्टार्टिंग से मैच करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम देखते हैं, दोनों साइड सेम है, ये तो सही हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 ही है तो इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस साइड में हम लोग ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिखेंगे तो 2O से मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 लिखे ना तो हाइड्रोजन भी डबल हो गया है कि नहीं। 2 लिखने पर ऑक्सीजन डबल हुआ तो हाइड्रोजन भी डबल हो गया तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो जब ऑक्सीजन 1 से बदलकर 2 हुआ तो हाइड्रोजन भी 2 से बदलकर 4 हो गया। अब तो हमें इस साइड भी 4 हाइड्रोजन्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इस साइड में हाइड्रोजन टोटल 4 हो गया, 2 इधर था और 2 इधर हो गया तो टोटल हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को 4 करने के चक्कर में फिर क्लोरीन डबल हो गया, इधर क्लोरीन भी 2 हो गया। तो इस साइड भी जब हम लोग देखेंगे तो क्लोरीन ऑलरेडी 2 है। अब हमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं डालना पड़ेगा तो सिर्फ यहाँ पे एक 2 डाल देने पे और यहाँ पे एक 2 डाल देने पे
जितना कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर था उतना ही कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर भी हो गया। तो इसीलिए इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट डज अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट। एक केमिकल इक्वेशन से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन से हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं एंड फॉर्मूलाई ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, और उस रिएक्शन में कौन कौन सा सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसके बारे में हमें एक केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन। जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड में हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो ये होता क्या है इसके बारे में हमसे पूछा गया। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं इन अ केमिकल इक्वेशन द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो साइन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो भी सब्सटेंस एरो के लेफ्ट साइड में होता है ना उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ द एरो साइन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो एरो के राइट साइड में होता है उन सभी सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे C और O2 जो है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो CO2 लिखा हुआ है एरो के राइट साइड में इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। 7 नंबर में हमसे पूछा गया है गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमें एक एग्जांपल देना है। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था और हर टाइप के रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल भी देखा था। तो उसके लिए भी आप चैप्टर स्टडी वाला वीडियो देख लेना अगर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कोई भी टाइप का कन्फ्यूजन है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चलता है कि ऐसा रिएक्शन में क्या होता होगा, दो अलग अलग एलिमेंट या दो अलग अलग कंपाउंड जो होता है वो कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना देता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि एक कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके एक नया सब्सटेंस बना दिया, नया कंपाउंड बना दिया जो कि है CO2। इसी चीज़ को हम लोग एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं और सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर डी में जो कुछ भी पूछा गया था सभी को सॉल्व कर दिया और सभी को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर ई की, बट इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अभी तक हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाएं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जब हमें कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला लिखना होगा तो हम लोग कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहले हम लोग स्टेप समझ लेते हैं क्या क्या हमें करना होगा, उसके बाद इसको हम लोग रीड कर लेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमें कैल्शियम का और फॉस्फेट का केमिकल सिंबल लिखना पड़ेगा अलोंग विद देयर चार्जेस। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और उस पर चार्ज होता है 2+, और फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4 और उस पर चार्ज होता है 3-। जितने सारे मेजर एलिमेंट्स हैं सभी का चार्जेस आपके बुक में टेबल फॉर्म में दिया गया है, आप उन सभी को याद कर लेना। सभी को हम एक्सप्लेन भी किए थे चैप्टर स्टडी वाले वीडियो में। केमिकल सिंबल लिखने के बाद दूसरा स्टेप हमारा होता है कि जो उस पर चार्जेस है ना उसको कैंसिल आउट करवा के देखना। जैसे कि 2 है और 3 है, क्या ये कैंसिल आउट होगा? अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 2 और 3 का, इसीलिए ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 4 रहता और 6 रहता, तो 4 और 6 हम लोग लिखते तो कैंसिल आउट हो जाता ना, ये 2 बन जाता और ये 3 बन जाता। तो हम लोग यहाँ पे 4 के जगह पे 2 यूज़ करते और 6 के जगह पे 3 यूज़ करते। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन दोनों चार्जेस का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। और उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे जाएंगे। हमारा सबसे फाइनल स्टेप ये होगा कि दोनों सब्सटेंस जो गिवन है उसका पहले फॉर्मूला लिखे एक साथ, Ca और PO4, और इसके चार्जेस को इसके बेस में लिख दें और इसका जो चार्ज है उसको इसके बेस में लिख देंगे विदाउट सिंबल। इसका चार्ज है 2+, तो यहाँ पे हम लोग इसके बेस में 2 लिख देंगे, और इसका चार्ज है 3-, तो इसके बेस में हम लोग 3 लिख देंगे। तो हमारा केमिकल फार्मूला तैयार हो जाएगा जो कि होगा Ca3PO4 2। तो यहाँ तक बेसिक समझ लिया। अब इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। हम लोग लिखेंगे टू राइट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फर्स्ट वी हैव टू राइट द सिंबल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन अलोंग विद देयर आयंस। जैसे हम समझाए थे वैसे ही हम लिख देंगे। उसके बाद दोनों का सिंबल लिख देना है और उसका चार्जेस जो भी है वो भी लिख देना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर इन द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर चार्जेस। इन दोनों चार्जेस जो यहाँ पे गिवन है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा। सो वी विल क्रिस क्रॉस देयर चार्जेस एंड राइट द नंबर्स एट द बॉटम राइट ऑफ द सिंबल ऑफ 2 आयंस। उसके बाद हम लोग चार्जेस को क्रिस क्रॉस करेंगे, इसका चार्ज को इसके बॉटम में लिख देंगे और इसका चार्ज को इसके बॉटम में लिख देंगे, और उसके बाद हमारा केमिकल फार्मूला तैयार हो जाएगा। नाउ वी विल गेट द
केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज Ca3PO4 अब सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, जिसमें कि हमें बोला गया है हाउ इज केमिकल चेंज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल चेंज। ये जो केमिकल चेंज होता है ना, वो फिजिकल चेंज से डिफरेंट कैसे है वो हमें समझाना है। तो पहले फिजिकल चेंज क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख देते हैं। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सब्सटेंस वही रहता है, बस उसके शेप और साइज में डिफरेंस आ जाता है, तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट करता है, बर्फ जब पिघलता है तो वाटर बनता है। तो वाटर कोई नया सब्सटेंस नहीं है, वही सब्सटेंस है, लेकिन उसका सिर्फ साइज बदल गया, शेप उसका बदल गया। उसी तरह से ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जब शीशा टूटता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वो शीशा ही रहता है, लेकिन उसका सिर्फ साइज और शेप बदल जाता है। अब हम लोग केमिकल चेंज को भी डिफाइन कर देंगे। अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कि एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जब दही जमता है तो वहाँ पे दूध से दही बन गया, दही एक कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस हो गया, दूध से बिल्कुल अलग, उसका प्रॉपर्टी, उसका टेस्ट सब अलग होता है। उसी तरह से बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी जलती है तो उससे राख बनता है, और राख जो है लकड़ी से पूरा डिफरेंट है, एक नया सब्सटेंस है, इसीलिए ऐसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कि हमें बोला गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी केमिकल चेंज ही हमें देखने को मिलता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, इस स्टेटमेंट को सही प्रूव करना है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, तो उसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। दैट इज अ न्यू सब्सटेंस, सो इट इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का जो फॉर्मेशन हुआ वो कम्प्लीटली एक नया सब्सटेंस है, पहले जो एसिड और बेस यूज हुआ है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस है। तो इसीलिए हम लोग इस चेंज को केमिकल चेंज बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने केमिकल चेंज का डेफिनेशन में भी देखा था कि अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, और यहाँ पे भी कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको भी हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो एक कम्प्लीटली नया सब्सटेंस बनता है, जो कि होता है सोडियम क्लोराइड, और ये एक साल्ट है, और उसके अलावा वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोल सकते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को भी इस आंसर के साथ मेंशन कर सकते हो। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें कि हमें बोला गया डिफाइन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ द सेम। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है हमें एक्सप्लेन करना है, और इसका एक एग्जाम्पल भी हमें देना है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, उसमें जो एक सब्सटेंस होगा ना वो डिकम्पोज हो जाएगा, 2 अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा या 3 अलग अलग पार्ट में बन जाएगा, कितना भी पार्ट में वो डिकम्पोज हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच मोर देन 1 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मिल रहा है हमें फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट, जहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट है दैट इज H2O, और इससे हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, एक रिएक्टेंट टूट रहा है 2 भागों में, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जब टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है तो वहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 रिएक्शन दिया गया है, और चारों के बारे में हमें बताना है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, और हमें रीजन भी देना है। तो सबसे पहला रिएक्शन ए नंबर में दिया गया है, उसका आंसर हम लोग लिखेंगे इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग सब्सटेंस है और दोनों कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, और वही हम लोग इसका आंसर लिख देंगे इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि यहाँ पे एक एसिड है और एक दूसरा बेस है, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है और अगर उस केस में एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो, साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन हो, यहाँ पे H2O वाटर का फॉर्मेशन हो, तो इस केस में बोलेंगे कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज हेयर बेस दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग टू एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
टू फॉर्म सॉल्ट दैट इज पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। तीसरे इक्वेशन के लिए हम लोग बोलेंगे इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो कॉपर है ना वो सिल्वर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे उसका जगह ले लेता है। NO3 के साथ इधर क्या है, सिल्वर है, लेकिन इस साइड में NO3 के साथ क्या है, कॉपर आ गया, तो उसका जगह ले लिया ना, डिस्प्लेस उसको कर दिया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से ये जो सिल्वर है ना उसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर और उसके जगह आ जाता है, और बेचारा सिल्वर अकेला रह जाता है, अलग हो जाता है, टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और जब ये रिएक्शन होता है ना तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। सबसे अंतिम इक्वेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ कि एक सब्सटेंस है जिसको हीट देने के बाद दो अलग अलग सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज बेरियम कार्बोनेट जो कि ये वाला है डिकम्पोजेस टू फॉर्म बेरियम ऑक्साइड एंड CO2। बेरियम कार्बोनेट टूट कर बेरियम ऑक्साइड और CO2 बना देता है, इसीलिए इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ तक इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर डी और ई को सॉल्व कर लिया और सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझ लिया। अब अगर एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट davguru.in पे जाना, उसके बाद चैप्टर का नाम सर्च करना, उसके बाद आपको PDF डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। मुझसे किसी भी टाइप का डाउट पूछने के लिए आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।